नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बंगाल से जो खबर आई वो बहुत चौंकाने वाली है। बंगाल में जो हुआ वो ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा देगा। ममता के सबसे वफादार, सबसे करीबी, हर रोज ममता के लिए चिल्ला चिल्लाकर लड़ने वाले लोकसभा के मेंबर कल्याण बनर्जी ने आज ममता को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, दीदी आपको अभिषेक बनर्जी और उनमें से किसी एक को चुनना होगा। अगर पार्टी में भतीजा रहेगा तो कल्याण बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ देंगे। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर सौगत राय ने कहा वो भी दुखी हैं। ममता से मिलना तो दूर, अब बात होना भी मुश्किल है। ऐसे में पार्टी कैसे चलेगी? सौगत राय ने कहा कि अब ममता को कांग्रेस की मदद लेनी चाहिए। आज तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सदस्य ने भी इस्तीफा दे दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने दोहरी चाल चली। मोदी को मार्गदर्शक बताया, मोदी को बधाई दी और साथ में यह भी कह दिया कि ममता ने बुरे वक्त में साथ दिया, इसलिए फिलहाल दीदी के साथ हैं। विधानसभा में बागी गुट्टे नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मान्यता देने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। मजबूरी में अभिषेक बनर्जी को कोलकाता में सीआईडी के सामने पेश होना पड़ा। अब ममता बनर्जी के सामने मुश्किल यह है कि ज्यादातर नेता साथ छोड़ रहे हैं और जो साथ में हैं अब वो भी आवाज उठाने लगे हैं और जो सड़कों पर हैं उन्हें पब्लिक पीट रही है। आज फिर तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स पर अंडों की बारिश हुई। टीएमसी के नेता के स्कूल से करोड़ों रुपए का कैश मिला। जहांगीर खान की सड़कों पर परेड कराई गई। बंगाल से जो तस्वीरें आई वो ममता के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हर जगह चोर चोर के नारे क्यों लग रहे हैं? हर जगह अंडे क्यों फेंके जा रहे हैं? पार्टी में इतनी भगदड़ क्यों मची है? इसकी वजह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले बंगाल की ग्राउंड रियलिटी समझ लेते हैं। इस वक्त अभिषेक बनर्जी सीआईडी के ऑफिस में है। विधायकों के फर्जी साइन कराने के केस में उनसे पूछताछ की जा रही है। अभिषेक बनर्जी को आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी के सामने पेश होना पड़ा, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि केस की जांच करना सीआईडी का अधिकार है। अभिषेक को जांच के लिए शाम 6 बजे तक सीआईडी के ऑफिस जाना ही होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने अभिषेक को थोड़ी राहत भी दी। पुलिस को उनके खिलाफ 2 हफ्ते तक कोई कोएर्सिव एक्शन न लेने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अभिषेक को केस की जांच में सीआईडी का सहयोग करना होगा। अगर सीआईडी को अभिषेक बनर्जी से फिर से पूछताछ की जरूरत होगी तो कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसी आदेश के बाद अभिषेक आज 5:45 बजे कोलकाता में सीआईडी के दफ्तर में पहुंच गए। हालांकि पब्लिक के डर से वो गाड़ी से नहीं उतरे। भारी सुरक्षा के बीच उनकी गाड़ी सीआईडी के ऑफिस में अंदर तक ले जाई गई। अभिषेक की सुरक्षा में इतनी एहतियात इसलिए बरती गई क्योंकि आज कोलकाता एयरपोर्ट पर पब्लिक ने अभिषेक को घेर लिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी मजबूर होकर दिल्ली से कोलकाता लौटे, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर पहले भी हमला हो चुका है, इसलिए इस बार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे, इसलिए कोई गड़बड़ तो नहीं हो पाई। भीड़ थी, धक्का मुक्की हुई, चोर चोर के नारे भी लगे, लेकिन पुलिस ने घेरा बनाकर अभिषेक को बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक सुरक्षित पहुंचा दिया। লজ্জা করলো না সই চুরি করতে, ভাইপো অভিষেক বেরিয়েছে। লজ্জা করলো না সই চুরি করতে, ডিমের গন্ধ গা থেকে গেছে ভাইপো। अभिषेक बनर्जी तो सुरक्षा के घेरे में पब्लिक के बीच से निकल गए, लेकिन बंगाल के दूसरे इलाकों में लोगों को जहां भी तृणमूल कांग्रेस के नेता दिखाई देते हैं वहां उनकी पिटाई कर दी जाती है। आज दुर्गापुर में यही हुआ। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके गए।
पुलिस ने सुकुमार को करप्शन और जबरन वसूली के केस में अरेस्ट किया है। आज सुबह सुकुमार दत्ता को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस स्टेशन से निकाला गया तो भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने पहले तो सुकुमार दत्ता के खिलाफ नारे लगाए, चोर चोर के नारे लगाए, और इसके बाद जैसे ही पुलिस सुकुमार दत्ता को गाड़ी की तरफ ले गई तो वहां मौजूद भीड़ ने टीएमसी के नेता पर सड़े हुए अंडे और टमाटरों की बौछार कर दी। बंगाल में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आजकल अंडे पब्लिक का हथियार बने हुए हैं। पूर्व बर्धमान जिले में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर के ऊपर अंडे बरसाए। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ग्राम प्रधान हरे कृष्ण मंडल लोकल एमएलए सिद्धार्थ मजूमदार से मिलने गए थे। जैसे ही वो मीटिंग से बाहर निकले, भीड़ ने उनके ऊपर अंडे फेंकने शुरू कर दिए और चोर चोर के नारे लगाए। अंडों की लगातार बौछार से हरे कृष्ण मंडल जमीन पर गिर गए। उनके कपड़े भी अंडों से पूरी तरह भीग गए। हालत बिगड़ी तो बीजेपी विधायक सिद्धार्थ मजूमदार ने दखल दिया, भीड़ को रोका और तृणमूल कांग्रेस के हरे कृष्ण मंडल को बचाया। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। आज पुलिस ने फलता में तृणमूल कांग्रेस के पुष्पा जहांगीर खान की परेड निकाली। जहांगीर खान को फलता की उन सड़कों पर, उन गलियों में घुमाया जहां कभी जहांगीर खान का हुक्म चलता था। जहांगीर खान पर जबरन वसूली, गैर कानूनी कब्जे और लोगों को डराने धमकाने के आरोप हैं। उसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। आज पुलिस जांच के सिलसिले में जहांगीर खान को फलता ले गई। क्योंकि कोर्ट में पेशी और हॉस्पिटल में मेडिकल के दौरान जहांगीर खान पर भी अंडे फेंके गए थे, आज फिर ऐसा हो सकता था, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा का बंदोबस्त किया था, लोगों को दूर रखा गया था। फिर भी जहांगीर खान की परेड देखने के लिए काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। वो खुद को पुष्पा बताने वाले टीएमसी नेता के ऐसे हश्र पर तालियां बजाते हुए दिखाई दिए। लोगों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों है, इसका सबूत आज फिर मिला। नॉर्थ 24 परगना में हरनेट स्कूल के कमरे से 1,77,00,000 रुपए का कैश बरामद हुआ। पुलिस को खबर दी गई थी कि तृणमूल कांग्रेस के नेता कमल अधिकारी का गैर कानूनी पैसा स्कूल के एक बंद कमरे में रखा हुआ है। पुलिस ने रेड की तो कमरे की अलमारियों में 500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। इतने नोट थे कि पुलिस को काउंट करने के लिए 3 मशीनें मंगानी पड़ी। इस मामले में स्कूल के कैशियर अभिनाथ और असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को गिरफ्तार किया गया है। लोगों ने बताया कि यह स्कूल कांचरापाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन कमल अधिकारी का है। कमल अधिकारी स्कूल के इस कमरे में कट मनी से मिली रकम को छुपा कर रखते थे। ये पैसा उन्हीं का है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया ये रकम बच्चों के एडमिशन की है और अकाउंट डिपार्टमेंट ने सही समय पर पैसा बैंक में जमा नहीं किया। लेकिन शुभेंदु सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि ये पैसा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का है। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि स्कूल में करीब 50 करोड़ रुपए थे, लेकिन पिछले 10 दिन में काफी पैसा वहां से हटा दिया गया। इसलिए पुलिस को रेड में सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए ही मिले। रानी के राज में राजा का दुर्नीति, और जिस तरह का दुर्नीति देखने को मिल रहा है कि स्कूल को भी अय्याशी का जगह बना दिया गया, चाहे वो सुरेंद्रनाथ कॉलेज हो चाहे हारनेट स्कूल। बार बार हम लोग हारनेट स्कूल के बारे में प्रश्न उठाए थे। आज प्रमाण हो गया कि हारनेट स्कूल जो है वहाँ कम से कम 50 करोड़ रुपया था, वो तो 10 दिन से पैसा वहाँ से निकाल लिया गया है। जो लास्ट में हम लोग को शक हुआ तो वहाँ के लोगों ने उसको बंद करके फिर पुलिस को बुलाया था। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। वो दोनों भाई वहाँ क्या नाम है, चेयरमैन और एमएलए सुबोध और
कमल, ये सारा दुर्नीति का पैसा इधर उधर छिपा कर रखने के लिए उस सब स्कूल को यूज करना और भी सरकारी व्यवस्था को, संस्थाओं को यूज करके उसमें उसने एक करके रखा था। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। नॉर्थ 24 परगना के स्कूल में कैश मिला तो बशीरहाट के तालाब से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। बंगाल पुलिस को आम जनता से खबर मिली कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने तालाब में बड़ी तादाद में हथियार छुपा कर रखे हैं। एसटीएफ ने रेड की तो तालाब में पानी के भीतर पॉलिथीन में पैक करके रखी गई बंदूकें और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि तालाब से 16 बंदूकें और करीब 2500 जिंदा कारतूस मिले हैं। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी तादाद में हथियार किसने छुपाए थे और इसका मकसद क्या था। यह तो साफ है कि तृणमूल कांग्रेस पर लोगों को डराने, धमकाने, जबरन वसूली, तोलाबाजी टैक्स, कटमनी और करप्शन के जो आरोप लगते थे वो बेबुनियाद नहीं थे। अब एक एक करके सबूत सामने आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने डरना बंद कर दिया है और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह कि ये परिस्थितियां बनी कैसे। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह की हरकतों की खुली छूट क्यों दी हुई थी, ये सवाल तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है और जवाब एक ही मिलता है, सबकी जड़ है अभिषेक बनर्जी। पार्टी में सिर्फ भतीजे की चलती है। अभिषेक बनर्जी किसी को कुछ नहीं समझते। आज ममता के सबसे करीबी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी में रहेंगे तो वो तृणमूल कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अभिषेक के कारण पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है, इसलिए अब ममता को अभिषेक और उनमें से किसी एक को चुनना होगा। कल्याण बनर्जी ने कहा वो जानते हैं ममता के साथ उनका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अब तक ममता का साथ दिया, पार्टी के लिए खून बहाया, इसलिए ममता को तय करना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी के हिसाब से चलेगी या आम कार्यकर्ताओं की इच्छा के हिसाब से चलेगी। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर आरोपों की बौछार कर दी। कल्याण बनर्जी ने कहा अभिषेक बनर्जी बहुत अहंकारी हो गए हैं, सबको अपना नौकर समझते हैं, पार्टी में किसी का सम्मान नहीं करते, लेकिन अब बहुत हो गया, अब और सहन नहीं किया जाएगा। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। तो ये फाइनल डिसीजन है दादा आपका कि अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी में रहे तो आप नहीं रहेंगे? हाँ, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। आप दीदी के साथ है? हाँ, दीदी का साथ है, लेकिन दीदी को सोच लेना होगा दीदी कौन लोग को लेके चलेगा। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, अभिषेक बनर्जी का साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है। दीदी को अभी सोचना होगा जिस लोग का साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जो लोग 35-40 बरस दीदी का साथ काम करते हैं, दीदी उन लोग को नहीं चलेगा, नहीं जिसका साथ ब्लड रिलेशन है उनको लेके चलेगा। दीदी को ये भी समझना होगा। आई एम ऑल्सो सीनियर इन पॉलिटिक्स, ही कांट डू इट इन दिस वे। He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. But he is the boss. This boss attitude will, so long it will remain, party will not survive. Party will not survive if Abhishek Banerjee is there. He is not the Trinamool Congress. He is not everything of Trinamool Congress. He is not that. आप दीदी के साथ? He is a parachute. कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के सबसे वफादार लोगों में से हैं। वो पिछले कई दिन से बगावत करने वाले नेताओं से लड़ाई कर रहे थे,
लेकिन आज वो वही बातें कह रहे हैं जो बगावत करने वाले नेता कह रहे थे। वो भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विद्रोही स्वर उठा रहे हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले तस्वीरें दिखाई थी जब अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में सीआईडी की टीम पहुंची थी, तो कल्याण बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंच गए थे, सीआईडी के अफसरों से भिड़ गए थे। रात में ही उन्होंने सीआईडी रेड के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी थी। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर केस कल्याण बनर्जी ही लड़ते रहे हैं। लोकसभा में मोदी सरकार का सबसे तीखा विरोध कल्याण बनर्जी ही करते हैं। तो फिर अब सवाल है कि कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी से अचानक इतने नाराज क्यों हो गए? असल में हुआ यह कि विधायकों के फर्जी सिग्नेचर के मामले में जो इंक्वायरी चल रही है उसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। यह केस कल्याण बनर्जी लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले अभिषेक के घर पर रेड हुई थी तो कल्याण बनर्जी ने इसको लेकर भी हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को बताए बगैर अपना वकील बदल दिया। कल्याण बनर्जी जिरह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आधी रात को अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से फोन करके कल्याण बनर्जी को बताया गया कि यह केस अब कोई और लड़ेगा। अभिषेक ने केस कल्याण बनर्जी के जूनियर वकील को दे दिया। यह बात कल्याण बनर्जी को अंदर तक चुप गई। उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब और अपमान नहीं सहा जाएगा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में जो हो रहा है उसका कारण अभिषेक बनर्जी की एरोगेंस है, अहंकार है। उन्होंने ममता बनर्जी को 2022 में समझाया था, उस वक्त किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन अब इसका असर दिखाई दे रहा है। अगर अभिषेक बनर्जी रहेंगे तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो। हमारा कोई इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो। हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो, और हमको डस्टबिन मत समझो। हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे ही। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉय है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफिक, इसको सरा उसको रखो, इसको सरा उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल लो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफिक वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। उन्होंने आज बोल रहा है 2022 में मैं बोला था, व्हेन पार्टी वाज इन द पावर, उस टाइम मेरा खिलाफ कितना क्या क्या नहीं हुआ। हम बच के रहे थे 2022 में, यही ऊपर वाला का आशीर्वाद है। उन्होंने आज बोल रहे हैं, हम तो 2022 में बोला, हम जब 2022 में बोला एक आदमी मेरा पास खड़ा नहीं थे। आज कल्याण बनर्जी की बात सुनकर उनके साथ सहानुभूति होती है, क्योंकि जो कहते हैं वो साफ कहते हैं। उन्होंने अपनी बात आज भी बड़ी क्लियरली कही, पब्लिकली कही, कोई बात छुपाई नहीं, लेकिन ममता बनर्जी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। तृणमूल कांग्रेस के बाकी नेता संभल कर बोल रहे हैं। आज कुणाल घोष ने कहा कि कल्याण बनर्जी पार्टी के सबसे बड़े और सबसे पुराने नेता हैं, ममता दीदी के भरोसेमंद हैं, इसलिए उन्हें मना लिया जाएगा। कल्याण बनर्जी बहुत सीनियर है, हमारा सीनियर लीडर है, ममता बनर्जी का सोल्जर है,
और एक्सपीरियंस्ड लीडर एमपी है, उनका कोई असेसमेंट का कोई कॉन्ट्रडिक्शन अभी मेरे तरफ से नहीं है। दादा, जैसे कि उनका कहना है कि ममता बनर्जी हमें चुने या अभिषेक को चुने, ये जो बयान है ये काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट करता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन कल्याण जी जो भी रिएक्ट किया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। शुरुआती दौर में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाने वाली लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट की नेता काकोली घोष ने भी यही कहा, उन्हें कल्याण बनर्जी के रुख पर यकीन नहीं है, ममता बनर्जी उन्हें मना लेंगी, वो उनके काफी करीबी हैं। काकोली घोष ने कहा कि उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज हैं, आने वाले दिनों में कुछ और सांसद भी साथ आ सकते हैं। वो हर वक्त किसी ना किसी के ऊपर ऐसा बोलते हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तक 20 है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी, क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी। कल्याण बनर्जी की आवाज ममता को सोने नहीं देगी। 30 दिन से जो कल्याण बनर्जी चिल्ला चिल्ला कर ममता को डिफेंड कर रहे थे, आज उनकी बात सुनकर लगा इतना सब हो गया। पार्टी चुनाव हार गई, 80 में से 64 एमएलए साथ छोड़ गए, लोकसभा के 19 एमपीज ने बगावत कर दी और हर कोई अभिषेक बनर्जी को इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराता है। किसी ने ममता बनर्जी पर आरोप तो नहीं लगाया। सबके सब एक ही बात कहते हैं, अभिषेक ने लूट मचाई, अभिषेक ने गुंडों की फौज पाली, अभिषेक ने चुनाव में टिकट बेचे, पर डर के मारे कोई बोलता नहीं था। वो कहते हैं कि पार्टी के भीतर बोलते तो निकाल दिए जाते और बाहर बोलते तो केस हो जाता। अब डर खत्म हो गया, फंदा खुल गया। ममता की खून पसीने से बनाई टीएमसी बिखरने लगी, पर अभिषेक बनर्जी का अहंकार कम नहीं हुआ। बस एक सवाल है जो लोगों को परेशान करता है, बुआ का भतीजे से इतना मोह क्यों है? क्या रहस्य है कि ममता पार्टी को तबाह होते देख सकती हैं, पर अभिषेक को नहीं छोड़ सकती? नाराजगी जताने वाले कल्याण बनर्जी अकेले नहीं हैं। जो 9-10 सांसद अभी भी ममता के साथ हैं, उनके वफादार हैं, उनमें सबसे सीनियर हैं सौगत रॉय। सौगत रॉय ने आज कहा कि पार्टी में पुराने नेताओं की ज्यादा सुनी नहीं जाती। वो भी दुखी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। सौगत रॉय ने कहा, अब तो ममता तक पहुंचना, उनसे बात करना भी मुश्किल है। चुनाव के बाद से वो सिर्फ एक बार ममता से मिल पाए, इसलिए पार्टी में क्या चल रहा है इसकी ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन पार्टी का हाल बुरा है और अब ममता को कांग्रेस की मदद लेनी पड़ेगी। चुनाव के बाद मेरा एक बार उनसे मुलाकात हुआ और एक बार फोन से बात हुआ, ही रेगुलर बात होता है, ऐसी बात नहीं। मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुई इसलिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा दुख हो सकता है, मेरा ग्रीवांस हो सकता है, लेकिन उस कारण पार्टी छोड़ना नहीं। जो पार्टी मुझे नॉमिनेशन दिया है, जो पार्टी मुझे सिंबल दिया है, उसके साथ रहना चाहिए। अपना दुख मन में रख के मौका होगा तो उसको प्रकाश करे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ना है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कमजोर जरूर है, लेकिन ऑल इंडिया पार्टी है, लगभग 100 एमपी है लोकसभा में। कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा। बीजेपी का जो हमला है, बीजेपी यहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल के लोगों पर हमला कर रहा है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस तोड़ रहा है, ये सब के खिलाफ सब लोग को इकट्ठा करना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है। 80 साल के सौगत रॉय बंगाल के सबसे सीनियर लीडर हैं, उनकी बहुत रेस्पेक्ट है। 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। लोकसभा का चुनाव वो 6 बार जीत चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, अभी भी लोकसभा के मेंबर हैं। उन्होंने 50 साल में इमरजेंसी से लेकर अब तक राजनीति में हुए हर बदलाव को करीब से देखा है, इसलिए
सौगत रॉय की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर सौगत रॉय ये कह रहे हैं कि अब ममता से मिलना मुश्किल हो गया है और उनका इशारा अभिषेक बैनर्जी की तरफ है, वो इशारे में कह रहे हैं कि पार्टी का कंट्रोल अभिषेक के हाथ में है, तो ये बहुत गंभीर बात है। चूंकि सौगत रॉय बुजुर्ग हैं, उन्हें आगे चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए खामोश हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, वो नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। आज टीएमसी के एक और राज्यसभा मेंबर प्रकाश चिकबड़ाइक ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले वो तृणमूल कांग्रेस के तीसरे सांसद हैं। प्रकाश चिक ने आज राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपा और इसके बाद सीधे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर गए। निशिकांत दुबे के घर में बैठकर प्रकाश चिक ने कहा वो अलीपुर द्वार से आते हैं, चाय बागान में मजदूरी करने वाले परिवार से हैं, उन्हें मजदूरों के लिए बहुत कुछ करना है। बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, जनता बीजेपी के साथ आ गई। बंगाल का विकास बीजेपी ही कर सकती है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम करूंगा। क्या नाराजगी थी ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी पर्सनल से किसी नहीं ऐसा कुछ। सर, क्या बंगाल में बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। मैं 2023 से था। डेवलपमेंट के लिए राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जो भी हो रहा है। सर, अभी आप निशिकांत दुबे जी के घर में हैं, बीजेपी से आपकी क्या बात, क्या आप आने वाले समय में बीजेपी के साथ ज्वाइन बीजेपी, क्योंकि आपने तो राज्य समय का इंतजार कीजिए। प्रकाश चिक का इस्तीफा इसलिए खास है क्योंकि वो अभिषेक बैनर्जी के करीबी हैं। अभिषेक ही उन्हें कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में लाए थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे। मुश्किल तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं की है जो रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा। आज शत्रुघ्न सिन्हा ने एक खेल किया। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, पहले बीजेपी में थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सुपरस्टार हैं। लेकिन उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेट किया, बधाई दी, प्रधानमंत्री मोदी को अपना मार्गदर्शक बताया, मोदी के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की और पोस्ट में मोदी को टैग भी किया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके 2 घंटे बाद शत्रुघ्न सिन्हा कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बुरे वक्त में उन्हें सहारा दिया था, अब ममता का मुश्किल दौर है, इसलिए वो फिलहाल ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सर्वदल प्रिय व्यक्ति हूं, चाहे जिस पार्टी के लोग हों जिन्होंने वोट दिया हमें या जिन्होंने वोट नहीं दिया। कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। मैं ममता जी के साथ हूं। मैं 3 लाइन व्हिप कहना चाहूंगा अपने बारे में, जो मैंने ममता जी को भी कहा था, और 3 लाइन व्हिप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था, और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। ये तो दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के एमपीज फुल ऑन बगावत के रास्ते पर हैं, और यह भी पक्का है कि बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है। यह भी तय है कि जो भी गुट बनेगा वो एनडीए को सपोर्ट करेगा, इसलिए इस गुट में कौन आ पाएगा और कौन नहीं आएगा इसका फैसला भी भूपेंद्र यादव करेंगे। इसीलिए कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो जैसे बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं की एंट्री बैन है। इन लोगों ने बीजेपी में रहकर काफी उछलकूद की थी और पार्टी छोड़ने के बाद जमकर गालियां भी दी थी।
कीर्ति आजाद इस बात को पहले दिन समझ गए थे कि उनको जगह नहीं मिलेगी। शत्रुघ्न सिन्हा और बाबू सुप्रियो तो कल तक दरवाजा खटखटाते रहे, मोदी की तारीफ की दस्तक देते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो फिर ममता से सहानुभूति जताने लगे। इसमें न कोई लॉयल्टी है, न कोई नैतिकता। इसका कारण सिर्फ नो एंट्री का बोर्ड है। अब बात राज्यसभा के इलेक्शन की। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था। नाम वापस लेने का वक्त खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में नतीजे आ गए, क्योंकि जितनी सीटें थी उतने ही उम्मीदवार थे। ज्यादातर सीटें बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों को मिली। राजस्थान में कांग्रेस का 1 और कर्नाटक में 3 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस को मध्य प्रदेश से भी 1 उम्मीदवार के जीतने की आशा थी, लेकिन कल मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया था, इसलिए तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली। हालांकि आज मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई पूरी होने तक चुनाव नतीजे की घोषणा पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन प्रक्रिया पर, इलेक्शन प्रोसेस पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा, लेकिन अदालत ने रोक नहीं लगाई थी, इसलिए आज रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के 3 उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। बीजेपी के नेताओं ने जीत का सर्टिफिकेट ले लिया। अब कांग्रेस के नेता कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। असल में एक बार राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाए, उसके बाद उसे इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही हटाया जा सकता है। आमतौर पर एक चुनाव याचिका पर फैसला आने में 5-6 साल लग जाते हैं। तब तक मेंबर की टर्म पूरी हो चुकी होती है, इसलिए ज्यादातर लोग अब इलेक्शन पिटीशन के चक्कर में ही नहीं पड़ते। आज राजस्थान से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई। आज राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। इस मौके पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग फिर से शुरू हो गई। असल में अशोक गहलोत बार बार ये याद दिला रहे हैं कि 2020 में सचिन पायलट ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत की थी और उन्होंने उस वक्त कांग्रेस का झंडा मजबूती से संभाला था। हालांकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को अपने बेटे जैसा बताया। कहा वो चाहते हैं कि सचिन आगे बढ़े, लेकिन उन्हें राजनीति में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अशोक गहलोत ने कहा वो चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता पुरानी बातें भूलकर अपनी गलती मानकर आगे बढ़ें और साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करें। आज सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को जवाब दिया। सचिन ने कहा अशोक गहलोत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें अपना बेटा मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बेटा कहने से क्या होगा। गहलोत को भी पर्सनल दुश्मनी भूलनी चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए, तभी कांग्रेस का भला होगा। मैंने उनका वक्तव्य सुना और जो बात मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे इतना याद है, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है, उस मुहिम में हम सब कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, छोटे बड़े हर पीढ़ी के लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि राजस्थान कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और एक मिसाल बनी है पूरे देश के अंदर। उस परिपाटी को हमें आगे बढ़ाना। सचिन पायलट ने संयमित भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन गहलोत पर तीखा कटाक्ष किया, तो अशोक गहलोत फिर सामने आए। उन्होंने फिर सफाई दी। कहा वो सचिन पायलट को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, बस सच बताना चाहते थे। उनका मकसद पूरा हो गया, अब बात खत्म। जो जो घटनाएं होती गई, एक बार मैं देश के सामने रखना चाहता था, क्योंकि देश में एक मैसेज बन गया कि भाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। वो इतना महत्वपूर्ण पद था, वो कौन छोड़ता उसको, बताइए, जिंदगी के अंदर।
अगर वो मर्म समझ जाते हो सब नेता लोग तो आज इससे दूसरी बनती। समझ जाएगा कि मैंने दिल की बात कही थी और मैंने फैक्चुअल पोजीशन हर चीज़ की सामने रखी थी। उसमें अगर फैक्चुअली अगर गलत है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई आपने ये बात क्यों कही है, मैं उनको जवाब दे दूंगा। सब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो समझने वाले समझ भी गए अधिकांश लोग, तो अब कुछ लोग नहीं समझ पाए मान लो, तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे देश हित में क्या है और पार्टी हित में क्या है। सब लोग करीब आएंगे, अपनी अपनी गलतियाँ चाहे मैंने करी चाहे किसी ने करी है स्वीकार करेंगे। मैंने फिर कहा आपको, मैंने जैसलमेर में कह देता भूल और माफ़ करो। अशोक गहलोत कौन सा सच सामने लाना चाहते थे, सचिन पायलट को नीचा दिखाना चाहते थे या नहीं, ये समझने के लिए मैं आपको अशोक गहलोत का 3 दिन पुराना बयान सुनवा देता हूं जो उन्होंने जयपुर में दिया था। ये हमारे घर का मामला है, वो हम निपटते रहेंगे आपस के अंदर, चाहे पायलट साहब हो, चाहे दोतासा जी हो, चाहे वो जूली साहब हो, चाहे सीपी जोशी साहब हो, चाहे भवन जितेंद्र सिंह जी हो। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने खिला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ में, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हमें 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेशार हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर। जब कभी भी हाईकमान ने तय किया मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बदलने का फैसला कर लेते हैं। 90% एमएलए जो होता है, जो मुख्यमंत्री साथ होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं नए मुख्यमंत्री बनने वाले के पास में। क्या कारण था उस दिन कि नए मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, चला दिया, खुद ने चला दिया, उनके दोस्तों ने चला दिया। उसके बाद में उनके पास नहीं गए, क्यों नहीं गए भाई? वो तो शपथ लेने वाले से मान लो, जाते उनके पास में। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। कभी उसको बना देते प्राइम मिनिस्टर, बना देते उनको, पायलट साहब को, ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है। कभी कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कभी कहते हैं जीएसओ बनने जा रहा है, और कभी कहते हैं पीछे अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो क्यों पायलट साहब के पीछे पड़े हुए वालों? अशोक गहलोत और सचिन पायलट से झगड़ा पुराना है, इसलिए एक बार बैकग्राउंड को याद करना पड़ेगा। कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत को हटाकर पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला किया था। अशोक गहलोत को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाकर दिल्ली शिफ्ट किया जाना था। ऐन मौके पर विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे, प्लान फेल हो गया। गहलोत अब यह कह रहे हैं कि बगावत उन्होंने नहीं करवाई थी, विधायक सचिन के खिलाफ थे। पर यह सब जानते हैं कि जो विधायक मीटिंग में नहीं आए थे वो गहलोत के लॉयल थे। अब यह बात फिर से उठी है क्योंकि कांग्रेस राजस्थान की कमान सचिन के हाथ में देना चाहती है। जाहिर है यह फैसला गहलोत को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस के लोकल नेता सचिन को पसंद नहीं करते। लेकिन यह भी सच है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन ने बेहतरीन काम किया था, कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया था। सचिन राजेश पायलट के बेटे हैं, जिनकी आज ही के दिन सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हुई थी। राजेश पायलट बहुत हिम्मत वाले नेता थे और उनकी यह क्वालिटी सचिन पायलट में भी कूट कूट कर भरी है। वो राजस्थान के लिए अच्छे लीडर साबित होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के सरकार के वक्त शुरू हुई योजनाओं की जांच शुरू करवा दी है। पता लगा कि सिद्धारमैया ने जो गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी, उस स्कीम में सरकारी खजाने से 128 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए जो इस दुनिया में हैं ही नहीं। गृह लक्ष्मी योजना में हर महिला के खाते में 2000 रुपए हर महीने ट्रांसफर किए जाते हैं। स्कीम का ऑडिट हुआ तो पता चला कि पिछले 5 महीने से 1,95,000 ऐसी महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है जिनकी मौत हो चुकी है।
इस स्कीम में और भी गड़बड़ियों का पता चला। ऐसी महिलाओं को भी पैसा दिया जा रहा है जो इनकम टैक्स भरती हैं। हजारों ऐसे खातों का पता लगा जिनमें पैसा तो दिया जा रहा था, लेकिन खातों से जुड़ा मोबाइल नंबर लाभार्थी का नहीं था। इतनी सारी खामियां पता लगने के बाद डीके शिव कुमार ने स्कीम को रिव्यू कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार सारी गड़बड़ियों की जांच करेगी और नए सिरे से योजना लागू की जाएगी। ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे थे कि गृहलक्ष्मी योजना में कुछ लाभार्थियों को मरने के बाद भी पैसा मिला। भागलकोट और दूसरी जगहों पर जांच कराई तो पता चला कि कई लोगों ने अलग अलग मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, किसी और के नाम पर पैसा कोई दूसरा ले रहा है। ऐसी कई गड़बड़ मिली है, इसलिए हम पूरी योजना की जांच कर रहे हैं। डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि वो स्कीम को नए सिरे से शुरू करेंगे। जो लाभार्थी हैं उन्हें खुद को आइडेंटिफाई करना होगा, जिससे सही लोगों को इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा यह बात सही है कि शुरुआत में जल्दबाजी के चक्कर में कुछ मसलों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। गृहलक्ष्मी योजना में जो गड़बड़ हुई तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में स्कीम लागू की थी। अब खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए रिव्यू के नाम पर गारंटी स्कीम को बंद करने की तैयारी है। कांग्रेस सरकार सत्ता पे आने के बाद अपने गारंटी की वजह से पूरा फाइनेंशियल परिस्थिति जो है कर्नाटक का पूरा बिगड़ चुका है, ये हकीकत है। पिछले साल भी युवा निधि के बारे में ऐसे ही चर्चा चल रहा था। खुद रूलिंग पार्टी के MLAs ने गारंटी स्कीम के बारे में क्वेश्चन किए थे, इसको स्टॉप करने के लिए भी डिमांड किए थे। सभी MLAs विधायक पूरा परेशान में है क्योंकि अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट काम कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए अभी जो मुख्यमंत्री जी है डीके शिव कुमार जी, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को बहाना बना के जो गृहलक्ष्मी जो बेनिफिशियरीज जो है उन लोगों को नंबर्स घटा के वो पैसा बचाने का कोशिश जो मुख्यमंत्री कर रहा है ठीक नहीं है। अगर गृहलक्ष्मी योजना में बेईमानी हुई, गरीब महिलाओं का पैसा ऐसी महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया जो इस दुनिया में नहीं है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए और दोषियों को पकड़ा भी जाना चाहिए। लेकिन डीके शिव कुमार की मुश्किल यह है कि ये योजना सिद्धारमैया ने शुरू की थी। अब वो इसकी जांच करवाएंगे तो ये शक होगा कहीं वो सिद्धारमैया को फंसाने के चक्कर में इंक्वायरी तो नहीं करा रहे। आज उत्तर प्रदेश से भी हैरान करने वाली खबर आई। यूपी के एनर्जी मिनिस्टर AK शर्मा ने अपने ही विभाग के अफसर को चिट्ठी लिखी और उसे पब्लिक कर दिया। AK शर्मा ने आरोप लगाया कि UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल मनमानी कर रहे हैं, मंत्री से पूछे बगैर बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ाने के फैसले की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह नहीं चलेगा। असल में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आशीष गोयल को एक लेटर लिखा। इस लेटर में AK शर्मा ने कहा कि उनकी मर्जी के बिना विभाग में छटनी की गई। जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें निकाला जा रहा है, जबकि जिन कर्मचारियों की वजह से बिजली संकट पैदा हुआ, जिनके कारण जनता नाराज हुई, उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है। आशीष गोयल ऊर्जा मंत्री के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। AK शर्मा ने कहा कि आशीष गोयल ने बिजली के बिल पर 10% सरचार्ज लगा दिया और उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब लोगों को बढ़े हुए बिल मिले, जब उनके पास शिकायतें आई। आशीष गोयल को लिखी चिट्ठी में कहा कि जब यूपी में बिजली का संकट था, जब लोग सड़कों पर थे, तब UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल ऑफिस से गायब हो गए, घूमने निकल गए। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर विभाग के फैसले उनसे पूछे बगैर लिए गए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। AK शर्मा ने यह चिट्ठी 2 जून को लिखी थी, लेकिन सामने आ जाई और जैसी खबर फैली तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा। उदयवीर सिंह ने कहा जो अफसर मंत्रियों के नहीं सुनते तो जनता की क्या सुनेंगे। AK शर्मा की चिट्ठी इस बात का सबूत है कि यूपी में अफसरों की कैसी मनमानी चल रही है कि जो अफसर काम न करे
उसका मंत्री उसे अपने विभाग से हटा सकता है, हटवा सकता है। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री को उन अधिकारियों पे उस मंत्री से ज़्यादा भरोसा है। या पलट के कहिए कि मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री को या मुख्यमंत्री का मंत्री पे विश्वास नहीं है, इसलिए मंत्री की बातें उनके विभाग में नहीं चल पा रही हैं। ए.के. शर्मा तो बड़े वाले मंत्री हैं, दिल्ली से आए हैं, पीएमओ में रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से उनकी नज़दीकियाँ जग जाहिर बताई जाती हैं, सब लोग बताते हैं। वो तो डिप्टी सीएम और पता नहीं क्या क्या बनने आए थे। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनते तो उनकी शिकायत, उन्हें अफसरों की चिट्ठी लिखने की जगह उनकी शिकायत प्रधानमंत्री से करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से करनी चाहिए, या अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बिजली सप्लाई में यूपी रिकॉर्ड बना चुका है। योगी सरकार का मैसेज क्लियर है, हर घर तक पूरी बिजली पहुंचनी चाहिए। अगर इसमें कोई अफसर लापरवाही करेगा तो उसे डांटने में हर्ज क्या है। उत्तर प्रदेश में जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, सरकार की यह प्राथमिकता है। और आज उत्तर प्रदेश ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है जब 31,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हमने उत्तर प्रदेश में जनता को देने का काम किया है। लेकिन कुछ अधिकारी, ब्यूरोक्रेट जानबूझ करके शासन की मंशा के विपरीत अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो विभागाध्यक्ष होने के नाते मंत्री की ये उत्तरदायित्व है कि वो ऐसे उनको डांटने का काम करे, उनको ताकीद करने का काम करे कि वो कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यूपी में आम तौर पर इस बात की चर्चा रहती है कि सरकारी अफसर मनमानी करते हैं, एमएलए इसकी नहीं सुनते। इस मामले में तो अफसर ने मंत्री की बात भी नहीं सुनी, इसलिए अगर मिनिस्टर ने एक्शन लिया तो क्या बुरा है। मोटी बात है कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, सप्लाई में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। गर्मी बहुत है, पिछले दिनों यूपी में बिजली का काफ़ी संकट था, उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी पीसीएल के चेयरमैन ने अपनी मर्जी से सरचार्ज लगा दिया, बिजली के दाम बढ़ा दिए। ये गलत है, उन्हें फैसला करने से पहले मंत्री से पूछ लेना चाहिए था। मिडिल ईस्ट से जो खबर आ रही है वो अच्छी नहीं है, हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को हुआ सीज फायर अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब दोनों देश एक दूसरों के ठिकानों पर खुलकर हमले कर रहे हैं। आज ईरान ने एक बार फिर अमेरिकन एसेट्स को टारगेट किया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिका के 5 मिलिट्री बेसेस पर जबरदस्त हमले हुए। ईरान का दावा है कि उसके हमले से अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। जॉर्डन में अमेरिका के एयरबेस का हैंगर बर्बाद हो गया। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के हमले में एयरबेस के हैंगर में खड़े अमेरिका के 3 F-16 फाइटर जेट्स भी बर्बाद हुए हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। कुवैत में भी ईरानी हमलों से अमेरिका के 2 सैनिक अड्डों को नुकसान हुआ। ईरान की आर्मी ने इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर भी ड्रोन से हमला किया। आज अमेरिकी फोर्सेस ने भी ईरान पर काउंटर अटैक किया, लेकिन ईरान के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया इसकी डिटेल अमेरिका ने नहीं दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना कहा कि अब वो ईरान को और ज्यादा वक्त नहीं देंगे। उन्होंने अमेरिकी फोर्सेस को ईरान पर फिर से बमबारी शुरू करने का आदेश दे दिया है। आज रात और भी जबरदस्त हमला होगा। अमेरिका की फौज ईरान के खार्क आइलैंड पर भी कब्जा करेगी। Now look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. And I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. Well, we're going to be attacking them and attacking them very hard. Resuming bombing? Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually. प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान के आश्वासन पर ईरान को डील करने का मौका दिया था। कई महीनों से बातचीत चल रही थी। ईरान के पास पूरा मौका था कि वो अमेरिका के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ईरान की लीडरशिप बहुत जिद्दी है, वो अड़े हुए हैं। इसी वजह से अब अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला करने का फैसला किया है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बहुत बुरी खबर आई। एक कमर्शियल शिप पर अमेरिका के हमले में 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत हो गई।
कल पलाऊ में रजिस्टर्ड इस टैंकर पर अमेरिकन नेवी के फाइटर जेट ने मिसाइल दागी थी। अमेरिका के हमले में भारत के 2 सेलर्स आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के अलावा शिप के चीफ इंजीनियर सुरेश पटनाला की भी मौत हो गई। हालांकि शिप के बाकी 21 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एम्प्टी सेटल बेलो पर मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि जिन टैंकर्स पर अटैक हुआ वो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं और अमेरिकन ब्लॉकेड का वायलेशन करके ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। आज गल्फ ऑफ ओमान में एक और कमर्शियल शिप पर हमला हुआ है। एमटी जलवीर नाम के शिप पर उस समय अटैक हुआ जब ये ओमान से शिनाज पोर्ट के करीब पहुंचा था। इस शिप पर सवार सभी क्रू मेंबर्स भी भारतीय हैं। अटैक के बाद एमटी जलवीर में आग लग गई और इसके क्रू मेंबर्स ने बचाव के लिए ओमान की अथॉरिटीज को एसओएस भेजा। ओमान की नेवी और एयरफोर्स की टीम ने इस टैंकर के क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया। एमटी जलवीर शिप अफ्रीकी मुल्क गिनी बिसाऊ में रजिस्टर्ड है। पिछले 3 दिनों में भारत के क्रू मेंबर्स वाला ये तीसरा टैंकर है जिस पर अटैक हुआ है। अमेरिका की इस हरकत पर भारत सरकार ने नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज अफेयर्स जेसन मिक्स को बुलाकर फटकार लगाई। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के क्रू मेंबर्स वाले जिन शिप्स पर हमले हुए हैं वो सभी दूसरे देशों के फ्लैग वाले थे। फिर भी भारत ने अमेरिका को ऐसे हमलों से बाज आने को कहा। We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. These attacks came from the US Navy that is stationed there. The 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. So one was two of them are Palau flagged, and the third one, which came under attack today, is Guinea flagged. So that is, they are not Indian-owned ships; they are all foreign flagged ships. I also understand that 2 of them are OFAC sanctioned ships, and one of them also is in the category of non-compliant ship. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे शिप्स पर हमले हो चुके हैं जिन पर भारत के नागरिक सवार थे। इनमें से एक टैंकर एमटी सेटल बेलो पर अमेरिका के हमले में 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। ये तीनों शिप्स अमेरिका के बैन के दायरे में आते थे। तीनों ही टैंकर दूसरे देशों में रजिस्टर्ड थे, लेकिन इन्हें इंडियन क्रू मेंबर्स चला रहे थे। इसलिए शिप्स पर हमले को लेकर भारत ने अमेरिका की कड़ी नाराजगी जताई है। भारत में अमेरिकी दूतावास के इंचार्ज को बुलाकर भारत ने अपना एतराज दर्ज कराया है। अमेरिका और ईरान के रुख के कारण मिडिल ईस्ट में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया। इससे दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई एक बार फिर से ठप हो गई। अगर पीस डील नहीं हुई, अगर ये जंग दोबारा तेज हुई, तो पूरी दुनिया को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है। लालू आज 78 साल के हो गए। देर रात पूरे परिवार ने मिलकर लालू का बर्थडे सेलिब्रेट किया। घर पर केक काटा गया। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, बेटियां सब इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। सुबह राबड़ी देवी के सरकारी घर में समर्थकों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। लालू ने बड़ा सा केक काटा, इसे अपने समर्थकों के बीच बांटा गया। लालू यादव की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भोज का आयोजन भी हुआ। लालू यादव के बर्थडे सेलिब्रेशन में उनका पूरा परिवार शामिल था, लेकिन 2 लोग मिसिंग थे, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव। रोहिणी ने ट्विटर पर अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दी और तेज प्रताप ने
ट्विटर पर ही बर्थडे विश किया। खास बात यह रही कि बर्थडे के दिन लालू अपने घर से बाहर आए, बिना सिक्योरिटी के गाड़ी में सवार होकर बिना किसी काफिले के बाहर निकले और कुछ देर बाद घर लौट गए। दरअसल लालू के परिवार ने सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। इसके बाद से आरजेडी समर्थक लालू यादव के घर की सिक्योरिटी संभाल रहे हैं। लालू जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 33 साल पहले आपकी अदालत का जो पहला शो हुआ था उसमें लालू जी गेस्ट थे, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनकी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण आपकी अदालत का पहला शो सुपरहिट हुआ। और जब भी लालू जी मुझे मिलते हैं तो याद दिलाते हैं कि उनकी वजह से ये शो इतना बड़ा बना। वो कहते हैं कि हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लालू जी को उनके जन्मदिन पर बहुत सी शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे। आखिर में एक नजर कल की बड़ी घटनाओं पर। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री मीडिया से संवाद करेंगे। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाएंगे। स्पेस एक्स के आईपीओ से $1.77 ट्रिलियन जुटाएंगे। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में कल से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा। पहले 2 दिन 2 मैच खेले जाएंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।